6 से हमने प्लान किया है कि आप लोगों के मिड के एग्जाम हो जाएं। आप लोगों ने मिड का सारा कंटेंट पढ़ लिया हुआ है। सबको मैंने रिवीजन का कहा था, वो मेरा ख्याल रिवीजन भी आपको करवा रहे हैं, बल्कि आगे ही आपने पढ़ लिया। दो दो तीन तीन यूनिट हैं जो आपके मिड में हैं। जैसे एसीएन के आपके ये ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस और 11 हेल्थ पैटर्न है। बस ये दो यूनिट हैं, लेकिन ये दो यूनिट काफी लेंथी हैं, इसलिए आप लोगों ने ये भी अच्छे करके याद करने हैं, ताकि आपका मिड का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। आपने जो मिड के आप लोगों को पेपर सेंड किए जाएंगे, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो पेपर आपने हमें सॉफ्ट कॉपी में उसी दिन सेंड करना है, और हार्ड कॉपी में जिस दिन आप लोगों ने या हमें टीसीएस करवा देने हैं, ताकि आपकी राइटिंग में हमारे पास हार्ड कॉपीज जो है वो ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हो। ठीक हो गया। तो ये मैंने लेक्चर लिया हुआ है, आज मैं जल्दी जल्दी इसको गो थ्रू करवाऊंगी, सिर्फ ओवरव्यू, इसलिए कि आप लोग शायद एसीएन को भूल ना गए हो। एसीएन का हमारा ये जो पहला चैप्टर है वो ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है। इसमें नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छी करके याद करनी है, एमसीक्यू और एससीक्यू दोनों में आती है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ये बेसिकली एक सिस्टमेटिक है, रैशनल मेथड है। हमने बात की थी कोई भी चीज जो सिस्टमेटिक होती है वो साइंस होती है। तो ये साइंटिफिक प्रोसेस है। इंजेक्शन की वजह से जरा मैं 3 महीने तक अस्पताल में बोले ज़ारा अपना ਹੁਣ ਕਿਸ ਕੋਲ ਦੱਸ तो म्यूट करें बच्चे। ये सिस्टमेटिक और रैशनल मेथड है जिसमें सारी प्लानिंग होती है और प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, और हमारा मेन फोकस होता है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। ठीक है। इसमें हम जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, वो हम क्या बनाते हैं? हम एक्चुअल और पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, और उसके मुताबिक ही हम चीज़ों को प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद हम उन सारी चीज़ों को, जो हमने प्लानिंग में स्टेप्स लिखे होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट करने के बाद अवेलुएट करते हैं। बेसिकली यही हमारा नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस की एक और डेफिनेशन है, इट इज द सिस्टमैटिक रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। इसके पर्पस आ जाते हैं पेपर में, आपसे वाइवे में भी पूछे जाते हैं। पर्पस क्या है? एक तो हम क्लाइंट स्टेटस, क्लाइंट की हेल्थ का स्टेटस आइडेंटिफाई करने के लिए, एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, पोटेंशियल हेल्थ नीड्स, यानी उसकी पेशेंट की नीड कौन कौन सी, उसको फूड की जरूरत है, उसको फ्लूइड की जरूरत है, यानी डिहाइड्रेटेड है तो फ्लूइड की जरूरत है, या वैसे वो उसका बीएमआई कम है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए है, इन्फेक्शन हो गया है तो एंटीबायोटिक रिक्वायर्ड है। पोटेंशियल हेल्थ नीड्स हमने देखनी, प्लान करते हैं उन्हीं नीड्स के लिए। वो भी हम इसी इसी नर्सिंग केयर प्लान का पर्पस है। फिर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन हम डिलीवर करते हैं, और फिर कंटिन्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन करते हैं। और अगर तो आपका गोल अचीव हो जाता है, फिर तो हम कंटिन्यू रखते हैं उसको, या हम उसमें अगर कोई नीड है तो मॉडिफिकेशन करते हैं, या अगर आपका कंप्लीट हो गया है गोल और आपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है तो फिर हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं। हमारी जो इंटरवेंशन होती है नर्सिंग केयर प्लान की या नर्सिंग प्रोसेस की, अगर आपसे कोई कंपोनेंट पूछ ले, एलिमेंट पूछ ले, तो आपने कहना है इसके 5 कंपोनेंट है। ये लिखने में आ जाएगा मिड टर्म में। नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन, इसके पर्पस और इसके कंपोनेंट, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो तीनों ही आपने बहुत अच्छा करके याद करनी है। कंपोनेंट निमोनिक के साथ है, और वैसे निमोनिक के बगैर भी आपको याद होना चाहिए। एडी पाए, ए फॉर असेसिंग, डायग्नोजिंग, फिर प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटिंग और अवेलुएटिंग, ये इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। इनको एक अलग अलग बहुत अच्छा करके एक्सप्लेन किया था मैंने। पहला है असेसिंग, उसमें हम 4 काम करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं, और उसको लिख लेते हैं, डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा इसका जो स्टेप था वो डायग्नोस था। डायग्नोसिस में हम 3 काम करते हैं। डाटा जो हमने फर्स्ट स्टेप में असेसमेंट में डॉक्यूमेंट किया है, उसी को हम एनालाइज करते हैं, उसी में से हम हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रिस्क और स्ट्रेंथ को देखते हैं, और फिर प्रॉपर तरीके से नर्सिंग डायग्नोसिस की स्टेटमेंट बना लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी प्लानिंग होती है, हम उसी नर्सिंग डायग्नोसिस को उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम प्लान करते हैं, और प्लानिंग में हम 4 काम करते हैं। प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम, हमने जो नर्सिंग डायग्नोसिस में नर्सिंग डायग्नोसिस बना ली है हमने 5-7, उन्हीं को प्रॉब्लम्स को या उन डायग्नोसिस को प्लान करेंगे।
उन्हीं के मुताबिक फार्मूलेट करेंगे गोल या डिजायर्ड आउटकम। ये सेम थिंग होती है, डिजायर्ड आउटकम भी इनको बोलते हैं और गोल भी बोलते हैं। फिर उसी गोल को अचीव करने के लिए नर्सिंग इंटरवेंशन सिलेक्ट करने करेंगे, और नर्सिंग इंटरवेंशन सिलेक्ट करने के बाद हम नर्सिंग ऑर्डर्स जो हैं वो लिख लेते हैं कि हमने इसका टेम्परेचर लेना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, उसको मेडिसिन देनी है, जो भी हमारे प्लान में होगा। और फिर उन्हीं चीजों को जो हमने प्लान की होंगी हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में भी हम 5 काम करते हैं। जैसे हर एक में है ना, इनके ये चारों चारों या 5 5 जो स्टेप्स हैं इनको याद रखना है। इम्प्लीमेंटेशन में हम रीअसेस करते हैं क्लाइंट, यानी हम कोई भी चीज देने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले हम क्लाइंट को रीअसेस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल बताई थी कि अगर आपके पास पेशेंट है और उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, और आप उसके लिए स्लीपिंग की डिफरेंट टेक्निक्स और जब मैं कोई मेडिकेशन एडवाइस करने जा रहे हैं, लेकिन जब जाते हैं पेशेंट के पास और वो सोया होता है, तो आपने रीअसेस किया तो आपको पता चल गया अब उसको स्लीपिंग पिल्स देने की या स्लीपिंग टेक्निक बताने की जरूरत नहीं है, पेशेंट रेस्ट में है। या उसका फीवर था, फीवर ठीक हो गया है, या उसको पेन थी, पेन रिड्यूस हो गई है, तो जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करने से पहले रीअसेस करते हैं क्लाइंट को, फिर डिटरमिन करते हैं क्लाइंट की नीड्स को फॉर असिस्टेंस की किस किस चीज, कौन सा काम करने के लिए हमें किसी की हेल्प की जरूरत है। फिर इम्प्लीमेंट करते हैं जो हमने प्लानिंग में नर्सिंग ऑर्डर्स लिखे हुए थे उन्हीं को, जो हमने लिखा था कि राइट नर्सिंग ऑर्डर्स, उन्हीं को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर डेलीगेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। कुछ ऐसी ऑर्डर्स होते हैं या कुछ ऐसी इंटरवेंशंस होती हैं जो आप किसी दूसरे, किसी जूनियर से भी करवा सकते हैं। जैसे उसे कहते हो इसका यूरिन बैग आउटपुट जो है वो इसका मेंटेन करो, इसको खाली करवाओ और करवा के इसकी मेजरमेंट जो है मुझे आके बताओ। तो हमने कुछ चीजें डेलीगेट कर दी, या कहा फलां बंदे का, फलां पेशेंट का टेम्परेचर लेके आओ, आपने 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसका टेम्परेचर लेना है, किस साइड चेंज करवानी है, ये हमने डेलीगेट करनी। या कुछ काम जो वो कर रहे होते हैं उनको सुपरवाइज करने, डॉक्यूमेंट करने हैं नर्सिंग एक्शन। और एंड पे हम ये 5 काम करते हैं कि हम एवेलुएट करते हैं पेशेंट के सारी चीजों को, हम डाटा कलेक्ट करते हैं रिलेटेड टू आउटकम्स के, जो हमारा गोल था, हमने इंटरवेंशन की, उसके बाद हमारे पास क्या आउटकम आए। कंपेयर डेटा विद आउटकम्स, रिलेट करते हैं नर्सिंग एक्शंस टू द क्लाइंट गोल और आउटकम, फिर ड्रा करते हैं हम अपने कंक्लूजन को, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं मॉडिफाई और टर्मिनेट द क्लाइंट्स। ठीक है, क्लाइंट केयर प्लान। अगर तो हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, फिर हम उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं या टर्मिनेट। अगर आपका उसमें कोई और मॉडिफिकेशन की जरूरत है और अभी आपकी जो इंटरवेंशन देने के बाद आपका गोल अचीव नहीं हुआ, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं या उसी को कंटिन्यू रखते हैं। अब इन्हीं सारी चीजों की डिटेल से डिस्क्रिप्शन थी, रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने डाला था कि नर्सिंग प्रोसेस को क्यों हम इसको, इसकी क्या यानी इसको यूज करने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। एक तो ये है कि ओपन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन चेंज हो हम इसमें चेंजेस लेके आ सके। साइक्लिक हो, डायनेमिक हो। साइक्लिक का मतलब है कि पहले असेसमेंट आती है, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग, और फिर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर एवेलुएशन। ये इसी तरीके से चलता रहता है। क्लाइंट सेंटर्ड होना चाहिए, गोल डायरेक्टेड हो, प्लान्ड हो, यानी अनप्लान्ड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इंटरपर्सनल एंड कोलेबोरेटिव हो, और इसमें नर्स जो है वो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। इट शुड परमिट क्रिएटिविटी फॉर द नर्स एंड क्लाइंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप की क्रिएटिविटी जो है उसको भी यूज करती है, एम्फेसाइज करती है फीडबैक। फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हमारे नर्सिंग केयर प्लान में फीडबैक मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा तो हमें साथ साथ पेशेंट की कंडीशन का पता चलेगा और हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, और हमारा प्लान ऐसा हो जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। अच्छा, 11 हेल्थ पैटर्न की बात की थी। 11 हेल्थ पैटर्न का अलग से भी लेक्चर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसका सिर्फ ओवरव्यू दिया हुआ है। इसके नेम आपने इसी सीक्वेंस से याद कर लेने हैं। जॉर्डन हेल्थ पैटर्न जो है ये एक पैटर्न है जिसके जरिए हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं, और असेस करने के बाद हमारे पास डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। डाटा जो है वो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में हम इसको यूज करते हैं अपनी नर्सिंग केयर के लिए। ठीक है, और इसमें हम डिफरेंट टाइप के मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद, हिस्ट्री लेने के बाद डाटा लिखते हैं। अब जो इसमें हमारे जो
पैटर्न यूज होते हैं। पहला है हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट पैटर्न है, फिर न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न, एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन पैटर्न, एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न है, कोग्निटिव परसेप्चुअल असेसमेंट पैटर्न है, सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न है, रोल रिलेशनशिप पैटर्न, सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव पैटर्न है, और कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस और वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न है। ठीक है, इनको हम डिटेल से अलग अलग के कौन से क्वेश्चन और कौन से एग्जामिनेशन करेंगे जब हमने 11 हेल्थ पैटर्न को यूज करते हुए डाटा को कलेक्ट करना है। अच्छा, अब हमने नर्सिंग प्रोसेस को हम देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला हमारा स्टेप है असेसमेंट। असेसमेंट की थोड़ा सा हमने देख लिया था कि हम इसमें क्या क्या काम करेंगे। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है, जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस सिस्टमेटिक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो असेसमेंट जो है ये भी सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, सारे प्रोसेस में हम डाटा को असेस कर रहे होते हैं। अब अगर हम इस चार्ट में देखें, तो हम जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो बाय ऑब्जर्वेशन हम कलेक्ट कर रहे होते हैं। पेशेंट आ रहा है, हम देखते हैं वो कॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, अलर्ट है, नहीं अलर्ट, या अनकॉन्शियस है पेशेंट, खून में लथपथ है, या बच्चा है तो उसको माँ ने उठाया हुआ है, कोई पेशेंट स्ट्रेचर पे है, चल के आ रहा है, या किसी की असिस्टेंस के साथ आ रहा है। ये सारी चीजें हम बाय ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। फिर इंटरव्यू करते हैं, जो हमें उसकी हिस्ट्री से डाटा मिल जाता है, या हम एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हमारे पास डाटा आ जाता है। फिर हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम डिफरेंट पैटर्न के जरिए ऑर्गेनाइज, या डिफरेंट मेथड्स के जरिए ऑर्गेनाइज करते हैं। हम जो यहाँ पर ज्यादातर यूज करते हैं वो जॉर्डन का फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है। बाकी इसके अलावा ऑरम का सेल्फ केयर मॉडल और रॉय का अडेप्टेशन मॉडल भी यूज होता है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह का डाटा असेस करने के लिए डिफरेंट मॉडल यूज करते हैं, लेकिन इनका मेन मकसद होता है डाटा को कलेक्ट करके प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में या एक सीक्वेंस से लिखना। फिर उसके बाद अगला स्टेप असेसमेंट के अंदर डाटा को वैलिडेट करना है। वैलिडेट का मतलब ही होता है किसी चीज को कंफर्म करना, कंपेयर करना, क्लैरिफाई करना और उसको डबल चेक करना। और एंड पे जब सारा डाटा हमारा कंफर्म हो जाता है तो फिर हम इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। जब हम पेशेंट की असेसमेंट कर रहे होते हैं तो डिफरेंट तरह से असेस करते हैं। एक तो इनिशियल असेसमेंट होती है। अगर आपको पेपर में या एमसीक्यू में आ जाए व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट, तो डिफरेंट असेसमेंट की टाइप्स हैं, तो आपने ये लिख के उनकी डिटेल लिखनी है अगर एससीक्यू में आ जाए। एमसीक्यू में आपसे इनिशियल असेसमेंट की कोई स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है, क्या ये इनिशियल असेसमेंट है, ये इमरजेंसी असेसमेंट है, ये टाइम लैप्स्ड है, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट, टाइम लैप्स असेसमेंट, ये डिफरेंट टाइप्स हैं असेसमेंट की। इनिशियल असेसमेंट जो होती है ये बेसिकली विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर द हॉस्पिटल एडमिशन, जैसे ही पेशेंट का एडमिशन होता है उस टाइम में इनिशियल असेसमेंट होती है। और इसका मेन मकसद होता है कंप्लीट हमारे पास डाटा आ जाए जो उस पेशेंट है। ठीक है, और नर्सिंग एडमिशन के टाइम पे ये असेसमेंट होती है। दूसरी प्रॉब्लम फोकस्ड है, ये ऑन गोइंग असेसमेंट है। जैसे जैसे ट्रीटमेंट होती रहती है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है एकदम से, वो कहता है मुझे पेन पहले नहीं थी, पेन होना शुरू हो गई, या फीवर हो गया, तो ये प्रॉब्लम फोकस्ड है। हम उसका स्टेटस देख के, उसकी हेल्थ स्टेटस को देख के हम उसकी डाटा को असेस करते हैं और उसी के मुताबिक फिर केयर प्लान बनाते हैं। एक इमरजेंसी असेसमेंट होती है, जो कि ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन अचानक से कोई फेटल लाइफ कंडीशन आ जाती है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है, पेशेंट गैस्प करना शुरू हो गया है, पेशेंट को अस्थमा का अटैक आ गया है, पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया है, कोई भी किसी किस्म का हो, तो हम उसमें इमरजेंसी असेसमेंट करके उसको उसके मुताबिक केयर प्लान बनाते हैं। चौथी असेसमेंट टाइम लैप्स असेसमेंट है, जो कि लैप्स, टाइम लैप्स का मतलब ये है कुछ अरसा गुजरने के बाद हम पेशेंट को जैसे फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, 1 मंथ के बाद आना है, 1 हफ्ते के बाद आना है, 6 महीने के बाद आना है, आके अपना प्रॉपर चेकअप करवाना है, या आपने फ्लान टेस्ट करवा के हमें चेक कराने हैं, तो दिस इज द टाइम लैप्स असेसमेंट। ठीक है, जो असेसमेंट का मेन मकसद क्या है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रैक्टिस, इसका मकसद होता है टू एस्टेब्लिश अ डेटाबेस अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, हमें प्रॉपर डेटाबेस पता चल सके क्लाइंट का रिस्पॉन्स टू इलनेस को समझने के लिए। फिर इसके अलावा हमें करंट और फ्यूचर पेशेंट केयर नीड्स, जब हम पेशेंट को असेस करते हैं हमें नीड्स पता चल जाती कि उसको विटामिन सी की भी कमी लग रही है, वो लेथार्जिक भी लग रहा है, वो एग्जॉस्ट भी है, उसका बीएमआई भी कम है, तो उसकी फिजिकल कंडीशन और उसकी नीड्स दोनों चीजें हम देखते हैं।
असेस करने के दौरान क्लाइंट की स्ट्रेंथ देखते हैं, उससे देखते हैं किस किस चीज की टीचिंग देने की जरूरत है। जैसे हाइजीन का वो ख्याल नहीं रख रहा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको तो अभी सेल्फ हाइजीन को प्रमोट करने की जरूरत है, हैंड वॉशिंग की टीचिंग देने की जरूरत है, या कोई भी और न्यूट्रिशन की टीचिंग देने की जरूरत है। तो हमें असेसमेंट के दौरान बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, और असेसमेंट का ये मकसद है, हमें ये रिकग्नाइज करवाती है कि हमारा नॉर्मल वर्सेस अब नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी कहाँ तक खराब हो गई हुई है। अर्ली रिकग्निशन ऑफ चेंजेस एंड स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग अलाउज द नर्स टू आइडेंटिफाई एंड थिंकिंग। ठीक है, फिर इसके अलावा प्रायोरिटाइज करते हैं हम, जो अर्ली हमें कोई भी अगर बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं या क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल हमें यूज करनी पड़ रही है, तो हम उसको यूज करते हैं असेसमेंट के दौरान, और प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉब्लम को, और अपनी इंटरवेंशन जो है उसी के मुताबिक नोट करते हैं। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि आइडेंटिफाई द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग असेसमेंट, या डिफरेंशिएट 3 मेजर एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द नर्सिंग असेसमेंट, या डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, तो आप ये तीनों चीजों के बारे में डिटेल लिखेंगे कि डाटा कलेक्शन के 3 मेथड हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, और इसमें जो सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन, उसमें आप क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को डिफरेंट सेंसेस के साथ। हम इसमें विजन का यूज करते हैं, डिफरेंट स्मेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्मेल की सेंस का यूज करते हैं, डिफरेंट साउंड्स को सुनने के लिए हेयरिंग, और टच के जरिए हम स्किन का टेम्परेचर, मॉइस, पल्स रेट, ये सारी चीजें देखते हैं। कंटिन्यूस हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, और इसमें हम जो भी हमारे पास जो स्टिमुलस या जो भी इश्यू आ रहा होता है, जो प्रॉब्लम आ रही होती है, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और फिर उसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद इंटरप्रेट या डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। जो चीजें हमने ऑब्जर्व की होती हैं, अब इंटरव्यू के जरिए हम उनको मजीद क्लैरिफाई और कंफर्म करते हैं। और इंटरव्यू प्लान कम्युनिकेशन अप्रोच होती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के इंटरव्यू यूज होते हैं। एक तो डायरेक्टिव इंटरव्यू और दूसरा नॉन डायरेक्टिव। डायरेक्टिव जो होता है वो जैसे हम हेल्थ पैटर्न एक सिस्टम बना लेते हैं, और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और पेशेंट से हम सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछते जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछते जाते हैं तो पेशेंट उस उन क्वेश्चंस का आंसर देता जाता है। मोस्टली ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू बेसिकली पेशेंट को हम पूछते हैं कि अच्छा आप बताना शुरू करें, आपकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। तो वो अगेन से जो है ना, वो आपको सारी अपनी सिचुएशन बताना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा जी। और इसमें मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ताकि पेशेंट अपनी सारी बात जो है वो डिटेल से आपको बता सके। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली आप पूछते हैं आपको कहाँ पे पेन है, या इस वक्त पेन हो रही है या नहीं हो रही, यानी वो फिर यस नो में, या यानी उसी तरीके से वो आंसर करता है। जो उसका क्लोज एंडेड होता है, यानी रिस्ट्रिक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हम उसे बोलने का मौका देते हैं, उसे कहते हैं अपनी शुरू से सिचुएशन बताओ, बीमारी कहाँ से शुरू हुई। तो वो आपको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ बताता है। जब वो आपको बताता है, तो हम उसको उन्हीं चीजों को नोट करते जाते हैं, और अपनी चीजें जो हमारा एक 11 हेल्थ पैटर्न के अंडर हम उनको फिर फिट कर लेते हैं। न्यूट्रल क्वेश्चंस भी हमें जो है वो, जब पेशेंट कोई किसी प्रॉब्लम के साथ आता है, तो हमें उसको लीडिंग क्वेश्चन नहीं देना चाहिए, हमें न्यूट्रल क्वेश्चन मोस्टली करना चाहिए। कि आपको यानी अगर हम पूछे कि आपको पेन हो रही है, तो वो कहेगा हाँ मुझे यहाँ पे पेन हो रही है, यहाँ हो रही है, वहां हो रही। तो ऐसे नहीं, ये लीडिंग क्वेश्चन है। आप उससे पूछें और आपको क्या प्रॉब्लम है, यानी आपने उसको एक ओपन दे दिया। वो कहेगा मुझे बुखार है, मुझे पेन है, मेरा दिल घबराता है, मुझे एंजाइटी होती है। जब हम लीडिंग क्वेश्चन करते हैं, तो वो किसी जगह हमें लीडिंग क्वेश्चन जो है वो हेल्प करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, यू विल टेक योर मेडिसिन। तो हम उसे पूछते हैं अगर तुमने मेडिसिन ली, तो वो कह देता है हाँ ली है। हम उसे पूछते हैं कि अच्छा कब ली है, किसने ली है, किसने आपको मेडिसिन दी, या यानी वो फिर लीडिंग करके आप उस चीज को कंफर्म कर रहे होते हैं। अब ये सारे का सारा डाटा हम ले रहे हैं, या तो हमने ऑब्जर्वेशन से ले लिया, दूसरा हमने इंटरव्यू से ले रहे हैं। इंटरव्यू में 3-4 चीजों का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं जब हमने पेशेंट से इंटरव्यू या इसकी हिस्ट्री लेनी है।
टाइम का ख्याल रखते हैं कि किस टाइम में, अगर पेशेंट पेन हो रही है, बहुत ज्यादा कंडीशन उसकी इतनी गैस्पिंग कंडीशन है, एस्थमा से बुरा हाल है, स्वेटिंग हो रही है, आप उस टाइम में पेशेंट से कोई डाटा भी लो तो पेशेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको आंसर नहीं कर पाता। तो टाइम का ख्याल रखना है, जब वो पेन फ्री हो, कंफर्टेबल हो, इजी हो, कोई इंटरप्शन ना हो, तभी वो आपको अपनी हिस्ट्री दे सकता है। प्लेस का ख्याल रखना है, अंधेरे में नहीं लेना, क्योंकि अंधेरे में अगर आप डाटा लेते हो, पेशेंट को ना आपका फेस नजर आ रहा है, ना पेशेंट आपको देख पा रहे हैं, ना आप पेशेंट को, आपको उसके एक्सप्रेशन नहीं पता चल रहे। तो प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड रूम हो, मॉडरेट साइज का रूम हो, या अगर हम पेशेंट के वहीं पे ले रहे हैं डाटा जहां उसका बेड है, तो वहां पर भी हमने सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा रखना है कि पेशेंट का और आपका डिस्टेंस प्रॉपर हो, और 3 से 4 फीट का कम से कम डिस्टेंस हो। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसी हो कि आप उसकी वॉइस सुन सको और पेशेंट को आपकी वॉइस समझ आ सके। जब आपने इंटरव्यू लेना है तो आपने सबसे पहले तो उसके साथ थोड़ी सी रेपो एस्टेब्लिश करनी है, और पेशेंट से पूछना है, और उसको अपना नाम बताना है, उससे उसका नाम पूछना है, उसको बताना है कि ये जो आपका डाटा ले रहा हूँ ये आपकी बीमारी में काम आएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो यानी उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन बना लेना है कि वो उसका नाम पता पूछ के कहाँ से आए हो। फिर उसके बाद जो है ना, वो बॉडी बॉडी का मतलब होता है जिसमें आप उसका सारा डाटा लेते हैं, उसकी बीमारी से रिलेटेड, उसकी हिस्ट्री, पास हिस्ट्री, उसकी पेशेंट के साथ, पेशेंट के जो रिलेशंस है उनके बारे में, उनकी उसकी न्यूट्रिशन के बारे में, उसकी मेडिकेशंस के बारे में, उसका सारा डाटा जो है वो बॉडी के अंदर। और एंड पे जब आपका डाटा कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम क्लोजिंग स्टेज आ जाती है, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि अब आपका हमने डाटा ले लिया, अब इसके मुताबिक हम आपकी डायग्नोज बनाएंगे, और फिर आपको जो जो चीजें, जो जो मेडिसिन, जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी वो हम आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है। और ये एक साइड पे ब्लू में डिब्बे में आपको नजर आ रहा है, फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज टू क्लोज एन इंटरव्यू। जब आपने किसी भी पेशेंट का जब इंटरव्यू लेते हैं, जब उसको क्लोज करना है, तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है कि इंटरव्यू जो है वो लेते हुए आपने उससे एंड पे उसको ऑफर करने क्वेश्चन के, पेशेंट भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा है तो वो कर सके। डिक्लेयर द कंप्लीशन ऑफ पर्पस, आपने बता देना है कि अब हमने, मैंने जो जो बातें पूछनी थी वो पूछ ली हैं। डिक्लेयर कर देने हैं कि मेरा मकसद जो अब हिस्ट्री लेनी थी वो कंप्लीट हो गया है। अप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ कोऑपरेट किया, आपने सारी बातें बताई। प्लान करना है नेक्स्ट मीटिंग के लिए अगर रिक्वायर्ड है, और फिर आपने बताना है कि नेक्स्ट मीटिंग कब होगी और उसमें क्या होगा, और प्रोवाइड अ समरी टू वेरीफाई एक्यूरेसी। ठीक है। अच्छा, आपने ऑब्जर्व भी कर लिया पेशेंट का डाटा, हिस्ट्री ले ली है इंटरव्यू के जरिए हिस्ट्री, और फिर आपने एंड पे एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन जो होता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पेशेंट की हम उसकी एनाटमी, उसके जो बॉडी की फिजियोलॉजी उसको देखते हैं, उसके फंक्शंस देखते हैं, और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, जिसमें ऑब्जर्वेशन, पेल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन, इनको हम यूज करते हैं। हेड टू टो अप्रोच यूज करते हैं, 11 हेल्थ पैटर्न के जरिए भी कर सकते हैं, और हम डिफरेंट स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन भी करते हैं। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन बेसिकली पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, जिनमें हेल्दी पेशेंट्स में हम स्क्रीनिंग करते हैं, डिफरेंट टेस्ट करते हैं, डिफरेंट डाटा लेते हैं, तो उसके जरिए में पता चलता है पेशेंट को कोई बीमारी है। अदरवाइज पेशेंट जो है वो हेल्दी अपने आप को कंसीडर कर रहा होता है। जब भी आपने कोई डाटा लेना होता है, हमने तो 3 चीजें देख ली कि एक ऑब्जर्वेशन से, दूसरा उसकी हिस्ट्री से, तीसरा एग्जामिनेशन से। लेकिन सोर्स कौन कौन से हैं, किन से हम लेंगे? या हम पेशेंट का डाटा है, जाहिर है पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके सपोर्ट पीपल से भी हम डाटा ले सकते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, प्रॉपर डाटा नहीं आपको मिल रहा, तो हम तब ले सकते हैं। फिर इसके अलावा क्लाइंट का रिकॉर्ड, जो प्रीवियस हिस्ट्रीज हैं उसका रिकॉर्ड है, मेडिकल सर्जिकल का, या उसके कोई भी, तो वो उसकी रिपोर्ट्स हैं, वहां से हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कोई और डॉक्टर था उसका, कोई और वार्ड में वो एडमिट था वहां से, या उसका जो भी लिटरेचर है वहां से हम ले सकते हैं। एक मिनट बच्चों जरूर। ओके। फिर इसके बाद जब हमने डाटा ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया, हमने 11 हेल्थ पैटर्न के तहत इसको ऑर्गेनाइज करना है, और इनकी टोटल डिटेल जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा, इसका जो औरम का सेल्फ केयर मॉडल है, ये भी
एक मेथड है डाटा को कलेक्ट करने का, जिसमें सफिशिएंट इनटेक ऑफ एयर, जिसमें हम देखते हैं कि उसका सांस सही चल रहा है, उसका वाटर इनटेक सफिशिएंट है, उसकी डिहाइड्रेशन चेक कर लेते हैं, सफिशिएंट इनटेक ऑफ फूड देखते हैं तो उसमें हम उसका बीएमआई और उसका न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसीज हो सकती हैं वो हम चेक कर लेंगे, और उसी से उसके मुताबिक भी उसका डाटा ले सकते हैं। और फिर इसके अलावा एलिमिनेशन का उससे डाटा पूछ सकते हैं, एक्टिविटी और रेस्ट के बारे में उसके बाद पूछ सकते हैं कितनी देर, यानी इसमें भी चीजें वही हैं जो 11 हेल्थ पैटर्न की हैं, लेकिन इसका सीक्वेंस जरा डिफरेंट है। इसके मुताबिक भी कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन हमारे जो ज्यादातर स्टैंडर्डली यूज हो रहा है वो 11 हेल्थ पैटर्न है, वो आपको पता हो, लेकिन ये भी आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये क्या होते हैं। फिर इसमें हम देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन और सॉलिट्यूड कैसा है, उसके रिलेशनशिप कैसे हैं लोगों के साथ, फिर वो प्रिवेंशन जो है वो क्या कर रहा है, ह्यूमन की फंक्शनिंग कैसी है, उसकी वेल बीइंग कैसी है, उसकी डेवलपमेंट लोगों के साथ कैसी है, लोगों के वो हेल्पफुल है या नहीं है, या कोई लिमिटेशंस हैं, यानी वो नॉर्मल बिहेव करता है लोगों के साथ या नहीं करता। ये ऑरम ने कहा है कि जब डाटा लें तो इन चीजों को लें। रॉय के एडेप्टेशन मॉडल के तहत इसने कहा ये पांच चार चीजें जो है इनका ख्याल रखें और इसी के मुताबिक डाटा लें। फिजियोलॉजिकल और फिजिकल मोड, इसमें उसने फिजियोलॉजिकल और फिजिकल मोड में इसने बेसिक नीड्स को लिया है, और बेसिक नीड्स में इसकी ऑक्सीजनेशन, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी एलिमिनेशन, एक्टिविटी, रेस्ट एंड प्रोटेक्शन। उसने कहा इन चीजों के बारे में आप क्वेश्चन करें और इन चीजों का डाटा लें फिजियोलॉजिकल फिजिकल मोड में। सेल्फ कॉन्सेप्ट ग्रुप आइडेंटिटी मोड में इसने कहा कि इसकी यूनिटी से रिलेटेड, ठीक है, इसकी के कितना ये लोगों के लिए हेल्पफुल है, इसके बॉडी अपने लिहाज से अपना इसको यानी अपने लिए ये बीमारी को और हेल्थ को कैसे लेता है, अपनी सेहत का इसको कितना ख्याल है, अपनी सेहत के लिए ये क्या न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहा है, प्रिवेंशन कर रहा है, एलिमिनेशन प्रॉपर कर रहा है, या जो भी गाइडलाइन इसको दी जाए तो ये उसको करेगा। ये इस सेल्फ कंसेप्ट ग्रुप आइडेंटिटी मोड, जिन लोगों को अपनी सेहत का ख्याल नहीं होता उनकी सेहत के लिए प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। जो अपनी सेहत पे फोकस करते हैं, जिन्हें जो गाइड किया जाए, जो बताया जाए, अगर वो प्रॉपर तरीके से उसको फोकस करें तो वो बहुत अच्छा करके अपनी सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस मोड में हमने उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में क्वेश्चन करने हैं। तीसरा, रॉय एडेप्टेशन मॉडल के मुताबिक रोल फंक्शन मोड है। रोल फंक्शन में देखना है कि वो अपने घर के अंदर कितना हेल्पफुल है, अपनी कम्युनिटी में और कम्युनिटी में लोगों के साथ सोसाइटी में कितना हेल्पफुल है। और इंटरडिपेंडेंस, कितनी कितनी चीजों के लिए वो इंटरडिपेंडेंस है और कितनी चीजों के लिए वो डिपेंडेंट है लोगों पे। ठीक है, तो ये चार चीजों के लिए हम रॉय का अडेप्टेशन मॉडल यूज करते हैं, लेकिन हमने बेसिकली जॉर्डन के 11 हेल्थ पैटर्न का मॉडल ही यूज करना है। 11 हेल्थ पैटर्न जो है, परफॉर्म अ नर्सिंग असेसमेंट ड्यूरिंग अ फंक्शनल हेल्थ अप्रोच। हेल्थ परसेप्शन हमारा पहला जो है वो हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट पैटर्न है। ये अब हम डिटेल से इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आप पूछेंगे ये वाले क्वेश्चन जो 8-9 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हाउ वाज जनरल हेल्थ बीन, एनी कोल्ड इन द पास्ट ईयर, इफ अप्रोप्रिएट, एब्सेंस फ्रॉम वर्क और स्कूल, कि कोई छुट्टी तो नहीं की, इतना ज्यादा कोल्ड का प्रॉब्लम तो नहीं हो गया। यानी हेल्थ परसेप्शन के बारे में पूछना है ना, कि वो हेल्थ को कैसे परसीव कर रहा था और हेल्थ को कैसे मैनेज कर रहा था। क्या वो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहा था, क्या वो डिफरेंट कोई भी हेल्थ का इशू होता है तो उसके लिए वो क्या यूज करता है, कोई रेमेडीज यूज करता है, कोई मेडिकेशन यूज करता है, फिर कोई सिगरेट तो नहीं पी रहा, ड्रग्स के बारे में, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई डॉक्टर या नर्सिस ने कोई पास्ट में कोई उसने चेकअप करवाया हो, उन्होंने कोई गाइडलाइन दी हो, कोई सजेशन दी हो, क्या वो उसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, यानी उस पता चल जाएगा कि वो हेल्थ को मैनेज कैसे कर रहा है। ठीक है, दूसरा पैटर्न आ जाता है न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न। 11 हेल्थ पैटर्न के तहत आपने इस पैटर्न में उससे डेली फूड इंटेक पूछनी है। सुबह नाश्ते में क्या खाते हो, स्नैक्स क्या लेते हो, दोपहर का क्या खाना है, स्नैक्स क्या है, फिर रात का क्या खाना है, सप्लीमेंट कोई लेते हैं नहीं लेते, वेट तो नहीं को 2-4 साल से कम ज्यादा हो रहा, अगर हो रहा है तो उसकी अमाउंट कितनी है, कितना हो गया, कम हो गया या ज्यादा हो गया, भूख कैसी लग रही है,
फूड और ईटिंग डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, यानी खा लिया दिल घबरा रहा है, या डायरिया लग जाता है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाती, कब्ज हो जाती है, निगलने में प्रॉब्लम है, डाइट के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैंने ये चीज नहीं खानी वो नहीं खानी, कुछ बड़े नखरे करते हैं, तो ये सारी चीजें आपने देखनी। समटाइम्स ये होता है कोई गोश्त नहीं खाता, तो गोश्त ना खाने की वजह से उसमें प्रोटीन की कमी हो रही होती है, ठीक है, या वुंड हीलिंग नहीं हो रही होती है, तो ये चीजें हमें असेसमेंट से पता चल जाएंगी जब हम न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिक पैटर्न को देखेंगे। हीलिंग का पूछेंगे, कोई जख्म हो जाए तो क्या वो प्रॉपरली हील हो जाता है या नहीं होता, स्किन प्रॉब्लम, लियन को ड्राइनेस को, डेंटल प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाता है। अगली चीज जो आ जाती है, अगला तीसरा पैटर्न हमारा एलिमिनेशन पैटर्न का है, जहां हमने न्यूट्रिशन का पूछ लिया, फिर हम पूछते हैं बावल एलिमिनेशन पैटर्न कैसा है, ठीक है, कितनी दफा पखाना आता है, हफ्ते में एक दफा आता है, हफ्ते में 2 दफा, या डेली है, अगर आता है फ्रीक्वेंसी, उसका करेक्टर, उसकी डिस्कम्फर्ट के प्रॉब्लम तो नहीं होती, पेन तो नहीं होती, अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ी देर कहीं इधर उधर हो तो कहीं कंट्रोल करने में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लेग्जेटिव तो यूज नहीं कर रहे। लेग्जेटिव बेसिकली वो सारी मेडिकेशन होती हैं जो जैसे कब्ज हो जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, तो लेग्जेटिव होते हैं। यूरिनरी, ऐसे ही बावल का पूछ लिया, पखाने का, तो ऐसे ही यूरिन का भी पूछना है कि यूरिन का क्या पैटर्न है, कितनी दफा यूरिन आता है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं होती, पेन तो नहीं होती, कंट्रोल करना चाहिए, हम कई दफा कितनी देर हम कहीं इधर उधर हो, वॉशरूम से दूर हो, किसी मीटिंग में हो, तो हम यूरिन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये भी आपने पूछना है कि ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आपको कंट्रोल करने में। फिर पसीना कितना आता है, पसीने में कोई स्मेल वगैरह तो नहीं है, या बहुत ज्यादा पसीना आता है, कम आता है, ये सारी चीजें हमारे एलिमिनेशन पैटर्न के अंडर आपने पूछनी। फिर अगला पैटर्न, चौथा पैटर्न है एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, ठीक है, एक्टिविटी और एक्सरसाइज में आपने पूछना है सफिशिएंट एनर्जी फॉर डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड एक्टिविटीज। जितने भी आप काम घर के कर रहे होते हो, क्या आपके पास उतनी एनर्जी होती है वो सारे काम करने के लिए, या आप सुबह उठते हो और थक के ही उठते हो, ठीक है, या लेथार्जिक हो, बहुत ज्यादा ड्राउजी रहते हो, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, ये भी आपने पूछना है, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, कौन सी टाइप की करते हैं, रेगुलर करते हैं, हो सकता है कोई आपको बताए मैं सिर्फ वॉक ही करता हूँ, ठीक है, आपने पूछना है इसके अलावा जितना फ्री टाइम हो तो उसमें क्या करते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, आजकल तो कोई मोबाइल पे गेमें खेलता है, ठीक है, या आप लोग कोई कंप्यूटर पे कोई और गेम खेलते हो, या कोई ड्रामा देखते हो, टीवी देखते हैं, या कोई और क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, वो आपने सारी चीजें एक्टिविटी एक्सरसाइज में पूछनी है। अगला पैटर्न आ जाता है स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न। इसमें हमने उसकी स्लीप के बारे में पूछना है कि वो कैसे उसको नींद आती है, सुकून से नींद आ जाती है, कितने बजे वो सोता है, कितने बजे उठता है, क्या है उसका पैटर्न, वो सारी चीजें हमने उससे पूछनी है, ठीक है। फिर हमने स्लीप का पूछना है कि ऐसा तो नहीं होता कि कभी नींद ना आ रही हो, उसके लिए कोई एड्स यूज करते हो, ख्वाब आते हैं तो कैसे आते हैं, जल्दी उठ जाते हो, या रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो कितना आप देते हो अपने बॉडी के लिए, या सिर्फ रात में ही सोते हैं, तो स्लीप और रेस्ट पैटर्न आपने कंप्लीट उसके बारे में डाटा ले लेना है। अगला पैटर्न जो है वो छठा हमारा कोग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न है। इसमें हमने कोग्निशन और परसेप्शन के बारे में पूछना है, उसकी हियरिंग डिफिकल्टी कोई है, यानी हो सकता है किसी के कान की कोई मशीन लगी हुई हो, उसको सुनता ना हो, कोई उसका कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, या उसका बचपन में कोई ऐसा कोई इंजरी, कोई सर्जरी हो सकता है हुई हो, ठीक है। विजन के बारे में पूछना है, ग्लासेस है तो कौन सा नंबर है, कब आप ग्लासेस कब से लगे हुए हैं, लास्ट चेकअप कब करवाया, या मेमोरी के बारे में आप पूछ सकते हैं कि याददाश्त तो नहीं कमजोर होना शुरू हो गई, डिसीजन लेते हुए कोई मुश्किलात तो नहीं आ रही, चीजें लर्न करने में कोई डिफिकल्टी है, कोई चीजों को समझने में प्रॉब्लम है, पेन वगैरह कैसी है, अगर वो है तो वो कहाँ कहाँ होती है, ये सारी चीजें हमने इस पैटर्न के अंदर पूछनी है। अगला पैटर्न हमारा आ जाता है सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न। इसमें सेल्फ परसेप्शन के बारे में, अपने बारे में आप कैसे लेते हो, कोई अपने आप को बहुत वैल्यू देता है, कुछ वैल्यू नहीं देता, कुछ अपनी हेल्थ को वैल्यू देता है और कुछ अपनी हेल्थ को वैल्यू नहीं देता, ठीक है, तो ये चीजें आपने पूछनी है। फिर आपने पूछना है कोई आपको लगता है कि बॉडी के अंदर कोई चीज कोई चेंजेस आ रही है, जैसे बीमारी कोई आ रही होती है, कोई वीकनेस आ रही होती है, तो बड़े कॉन्शियस होते हैं, फौरन से डॉक्टर के पास, कोई दूध पीना शुरू कर देता है, कोई टॉनिक लेना शुरू कर देता है, सप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें। और कुछ आपको हो सकता है कोई ऐसा मिले कोई जो बिल्कुल होपलेस हो, वो कहता है बस मैं मुझे ये हो गया, कोई मसला नहीं, वो मेडिसिन भी नहीं खाता प्रॉपर तरीके से, एक्सरसाइज भी नहीं करता, जो उसको बात बताई जाती है न्यूट्रिशन के हवाले से वो उसको भी प्रॉपर नहीं लेता, तो इसका मतलब सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न में प्रॉब्लम है उसके
है। रोल रिलेशनशिप पैटर्न अगला है, इसमें हमने उसके रिलेशनशिप सारे देखने हैं। वो बच्चा है, बच्चे के लिहाज से क्वेश्चन करेंगे, औरत है, औरत के लिहाज से, मर्द है तो मर्द के लिहाज से। ठीक है, वो अगर अकेला रह रहा है, फैमिली के साथ रह रहा है, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है उसकी, एक्सटेंडेड फैमिली है या कैसी है, सारे लोग इकट्ठे मिलके रह रहे हैं या अकेला है वो बंदा हॉस्टल में रह रहा है, आपने सारी पूछनी है। वो ये भी पूछना है कि फैमिली के प्रॉब्लम को हैंडल करते हुए कोई इश्यू तो नहीं आ रहा, फैमिली पे वो डिपेंडेंट है, फैमिली उन पे उस पे डिपेंडेंट है, कैसे वो मैनेज करता है। तो ये सारी चीजें अगर वो ये भी सोच उससे पूछना है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ तो आप क्या सोचते हो कि आपकी फैमिली जो है वो कैसे इसको मैनेज करेगी। तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद अगला पैटर्न कोपिंग और स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न है। इसमें कोपिंग स्ट्रेस यानी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, कोई डेथ हो गई है, कोई जॉब में कोई इशू आ गया, किसी किस्म का भी कोई क्राइसिस है तो आप कैसे उसको मैनेज करते हो, ये सारी चीजें पूछनी। इसको कैसे टाइम देते हो, कोई मेडिकेशन, कोई ड्रग यूज करते हैं जब आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा होते हो तो क्या कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, फिर वैल्यू और बिलीफ पैटर्न है। जनरली वैल्यू बिलीफ हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, हर बंदे का अपना वैल्यू होता है, अपना बिलीव होता है। कोई ये समझता है कि बस मैं ये दम कराऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो आपने उसके वैल्यू बिलीव को रिग्रेट नहीं करना बल्कि उसको अप्रिशिएट करना है और बहुत सारी और बातों का ख्याल रखते हुए उसको सिर्फ गाइड करना है। ठीक है, लेकिन आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि उसकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको आपने अप्रिशिएट करना है, वो जैसे इजी और कंफर्ट फील करता है वो वैसे ही उसको चलने देना है। ठीक है, अब हमारा ये लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाएगा। हमने 11 हेल्थ पैटर्न को भी देख लिया है और इसको भी देख लिया है। नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस का है, इसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना देखेंगे। ये हमारा लेक्चर अभी खत्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है मैं शाम में एक दफा फिर आपका ये लेक्चर लेके तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। ये काफी लंबा लेक्चर है ये, क्योंकि मैं रिवीजन लेक्चर ले रही हूँ तो मुझे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है। नर्सिंग डायग्नोसिस और इसकी लिस्ट, ये सारे की सारी जो हमारा अगले लेक्चर में है। फिर इसके बाद हमारा प्लानिंग है, फिर इम्प्लीमेंटेशन है और फिर एवेलुएशन है, इसी तरीके से। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ज्वाइन की है, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको ऐसे ही सेंड कर दूंगी। ठीक है, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप यूट्यूब पे ये लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा मेरे से कर लें। जी फरा, शमा, नगीन, लेक्चर की समझ आ गई है? जी मैम। जी मैम जी आ गई है। कोई मुश्किल तो नहीं लगा? नहीं मैम जी इंटरेस्टिंग है। चलो अच्छी बात है। चलें, अगले को भी मैं एक दफा रिवाइज करवा दूंगी सारा, जो कि मिड में आना है। ये बहुत ज्यादा स्लाइड्स हैं, 114 स्लाइड्स हैं, 42 41 तक हमने कर ली हैं, बाकी भी मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करवा दूंगी। मेरे दिल में है कि हम 6 तारीख से आपके मिड के जो है वो एग्जाम रखें, और जो मोटी मोटी चीजें वो मैं करवा दूंगी। नर्सिंग केयर प्लान बनाना भी आपको बता दूंगी एक दफा फिर से। जो ज्यादा पेपर में आने वाले क्वेश्चन है वो नर्सिंग प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन, 11 हेल्थ पैटर्न उसकी लिस्ट, इसके पर्पस नर्सिंग प्रोसेस के, और जो जितने इसके